सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज के लेक्चर में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको स्पीड वेलोसिटी तक एक बार क्विक रिकैप जरूर दूंगा। मोशन इन 1D पे इतना ध्यान मैं इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज मोशन इन 1D एक बहुत ट्रिकी और डिफिकल्ट चैप्टर है और आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे आने वाली पूरी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और भी जाने कितने ही चैप्टर्स में मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत काम आएंगे जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स आखिरी समय तक नीट और जेई देने जा रहे हो या फिर 11th के एग्जाम्स देने जा रहे हो, तब तक वो इस चैप्टर को समझ नहीं पाते। बाकी सारे चैप्टर्स तो मेहनत करके कर लेते हैं, इस चैप्टर में लास्ट तक मेहनत करते रहते हैं, तब भी ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर मानिए अपने पूरे 11th और 12th के सिलेबस का। तो खैर, ये जो नोट्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं ये तो फुल फ्लेजेड नोट्स हैं। मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन यहाँ पर करा दूंगा ताकि आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें आपको ज्यादा समस्या ना आए, और अगर आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कभी कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। तो करें शुरू। मोशन इन 1D। पोजीशन मींस कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। केवल कोऑर्डिनेट को पोजीशन बोला जाता है। अगर आप वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो केवल एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई या जेड, इसको पोजीशन बोला जाएगा। और अभी हम वन डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टिकल यहां पर है, ये एक्स इक्वल टू 0 अपन ने लिया है, एक रेफरेंस जरूर चाहिए आपको पोजीशन के लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस जरूर चाहिए। तो एक्स इक्वल टू x1 इसकी पोजीशन मानी जाएगी जब ये यहां पर होगा, और अगर पार्टिकल यहां पर है तो x इक्वल टू x2 इसकी पोजीशन मानी जाएगी। तो ये बात आप याद रखिए, केवल कोऑर्डिनेट को पोजीशन कहा गया है और कुछ भी नहीं है। पोजीशन का मतलब जो भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो वही उसकी पोजीशन है। अगर आप 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और 3 में कर रहे हैं तो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। रेस्ट एंड मोशन, अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, रेफरेंस कोऑर्डिनेट या रेफरेंस एक्सिस या रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो वो पार्टिकल मोशन में है। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो पार्टिकल रेस्ट में है। ध्यान रखिएगा, ये हम पहले भी एक लेक्चर में बहुत अच्छी रेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में मानेंगे आप। मगर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कांसेप्ट्स। देयर इज नो बॉडी व्हिच इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और एब्सोल्युटली इन मोशन। जैसे ट्रेन का एग्जांपल हम बार बार लेते हैं। ट्रेन में दो लोग बैठे हैं आमने सामने, वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है क्योंकि उन दोनों की पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे। लेकिन बाहर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, उसके लिए वो दोनों जो ट्रेन में लोग बैठे हैं दोनों ही मोशन में है। और यहाँ ये भी ध्यान रखिए, जो आदमी बाहर ग्राउंड पे खड़ा है वो खुद भी उन दोनों के रेस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि जब वो दोनों चल रहे होंगे, ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, जब वो दोनों चल रहे होंगे, मान लो ये दो लोग हैं, जब ये चल रहे होंगे तो ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस साथ लेकर चल रहे होंगे, इनका ओरिजिन इनके साथ साथ चलेगा। तो जो आदमी बाहर खड़ा है उसका पोजीशन या उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट इन दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा, तो वो इन दोनों के लिए मोशन में आ जाएगा। ये इनकी डेफिनेशंस हैं। आप इन डेफिनेशंस को एक बार वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस फ्रेम किसको कहा गया है? द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। ऑब्जर्वर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस साथ लेके चलता है, अभी मैं आपको बता रहा था, बस वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। मतलब ऑब्जर्वर का फ्रेम ही रेफरेंस फ्रेम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बोला जाता है, ध्यान रखना। डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, अगर एक पार्टिकल ए पे था और बी पे आ गया और पाथ उसने ये वाला फॉलो किया जहां पर मैं एरो बना रहा हूं, तो डिस्टेंस तो इस पाथ की लेंथ को कहा जाएगा, इस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस बोला जाएगा। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सीधी दूरी होगी उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट उस पाथ की लेंथ नहीं होती है जिसपे पार्टिकल चला है, जिसपे असलियत में पार्टिकल चला है उस पाथ की लेंथ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी लेनी पड़ेगी। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इफ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप खुद समझिए, ये दो पोजीशंस हैं। कोई पार्टिकल भले यहां से यहां गए, लेकिन अगर ए से बी तक जाना है पार्टिकल को सबसे कम रास्ता तय करते हुए सबसे छोटे पाथ से, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट पाथ यही हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ को शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ की लेंथ को कहा जाता है। अब एक बार अपन इनमें कंपैरेटिव स्टडी कर ले। कंपैरेटिव स्टडी से आपको समझ में आएगा कि कहां कंफ्यूजन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। क्या डायरेक्शन होता है सर? इसका डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर। जो भी इनिशियल पोजीशन रही होगी वहां से फाइनल पोजीशन की ओर जो भी डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। एक नोट यहां पर समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। अरे भाई, अभी हमने बात की थी कि शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे छोटा रास्ता जो आप ले सकते हो वो डिस्टेंस होगा। आई एम सॉरी, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो सबसे छोटा रास्ता आप ले सकते हो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। तो भाई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम ही हो। सेकंड, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एंटायर पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मान लो
आपको ए से बी जाना है। अब ए से बी मैं आपसे बोलूं कि भाई ए और बी तुम्हें इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो दे रखी है, बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और पाथ नहीं बताओ, तो फिर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं बता सकते, क्योंकि पाथ तो वो ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, और ऐसे अनंत इनफाइनाइट पाथ ले सकता है। तो किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। अगर हाँ पाथ दे देगा तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पाथ पे नहीं डिपेंड करता। ये पाथ नंबर 1 लीजिए आप, चाहे पाथ नंबर 2 या पाथ नंबर 3, तीनों ही केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग आएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है हर केस में। यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन ए एंड बी डिस्टेंस इज डिफरेंट इन पाथ 1, 2 एंड 3 बट डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो बताइए क्या ये बात सही है कि आपको अगर इनिशियल और एक फाइनल पोजीशन दे दी जाए तो डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक या फिक्स वैल्यू होगी? बिल्कुल सही है सर, अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो अलग अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी। डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर अ गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओनली व्हेन, बताइए कब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा? एक ही केस में होगा, जब पार्टिकल का डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग हो, मतलब जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले बिना मुड़े, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। हाँ, डिस्टेंस एक केस में जीरो हो सकता है, अगर पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में हो। अगर पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में होना तो डिस्टेंस जीरो होगा, बाकी अदरवाइज डिस्टेंस जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है? बताता हूं आपको। अगर पार्टिकल राउंड ट्रिप में चल रहा है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और डिस्प्लेसमेंट सर नेगेटिव कैसे होता है? देखो यार, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, पहले तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात, कैसे होता है? ये नेगेटिव साइन ना केवल उसका डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल पहले x बराबर x1 पे था, अब x बराबर x2 पे आ गया, मतलब x1 इसकी इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट को ही कहते हैं, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ही इनिशियल पोजीशन कहलाएगा, और फाइनल कोऑर्डिनेट फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है x2 माइनस। मान लो वो x बराबर 1 पे था पहले और x बराबर 4 पे पहुंच गया बाद में, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 3। लेकिन अगर वो पहले x बराबर 4 पे था और बाद में x बराबर 1 पे आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट आएगा -3। तो ये नेगेटिव कितना, केवल इतना शो कर रहा है कि वो 4 से 1 पे आ गया, मतलब उसका डायरेक्शन -x की तरफ है, मैग्नीट्यूड तो 3 ही आएगा अभी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान रखना, x2 माइनस x1 बनता है, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए x2 माइनस x1 फॉर्मूला बनता है मोशन इन 1D में। डिस्टेंस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस के लिए मॉड ऑफ x2 माइनस x1 या x2 प्लस x1 ऐसा कोई फॉर्मूला मत बना देना। देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आप मोशन इन 1D के लिए खासकर किसी बुक पे रिलाई मत कीजिए। मोशन इन 1D जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से काम कीजिए, जिस तरह से मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा वैसे ही कीजिए, अदरवाइज ये सुपर कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आप परेशान हो जाओगे इसमें, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके। तो डिस्प्लेसमेंट मोशन इन 1D में x2 माइनस x1 से आएगा, x2 फाइनल कोऑर्डिनेट है, x1 इनिशियल कोऑर्डिनेट है, जबकि डिस्टेंस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ लेंथ ही आप याद रखिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर x2 x1 से छोटा है, मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से छोटी है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाएगा। अभी मैं बता रहा था, इनिशियली वो x बराबर 4 पे है मान लो, और फाइनली x बराबर 1 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट -3 आएगा। लेकिन अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट, ये सारे के सारे नोट कॉपी में नोट कर लेना, सब के सब, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, ऐसा संभव ही नहीं है कि पहले आप चल रहे हैं, डिस्टेंस आपने 50 मीटर ट्रेवल कर लिया और वो बाद में 45 या 40 मीटर हो जाए, क्योंकि पाथ लेंथ तो बढ़ती जाएगी ना। देखिए ऐसे चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, अगर ये 10 मीटर आ गया तो इसके बाद आप चाहे आगे जाए, चाहे पीछे जाए, चाहे इधर जाए, कहीं पर भी जाइए, वो 10 मीटर का 11 मीटर ही होगा, 12 भी होगा, बाद में 13 ही होगा, 9 नहीं हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट डिक्रीज, सॉरी डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। कैसे? वो जाते जाते अगर पीछे आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन के पास आता जा रहा है, मुड़ गया वो रास्ते में, तो डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ घट जाएगा, डिस्टेंस तब भी नहीं घटेगा टाइम के साथ। तो एक और बात ध्यान रखिए, ओडोमीटर गाड़ी में होता है जो आगे लगा होता है, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप लोगों ने देखा होगा 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, सब में होता है, जिसमें वो दिखता है कि अच्छा गाड़ी 1000 किलोमीटर चल गई, 10,000 किलोमीटर चल गई, वो ओडोमीटर कहलाता है। अब पार्टिकल मूव फ्रॉम x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू -5 देन x इक्वल टू -। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, हाउएवर हमने ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं, बोनस लेक्चर देख लेना, उसमें किए हुए ऐसे क्वेश्चन। पार्टिकल x बराबर 4 पे था, फिर -5 पे पहुंच गया, मतलब यहां से शुरू होके यहां आ गया और फिर वापस -2 पे आ गया। बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट को पाथ की जरूरत नहीं है, वो x2 माइनस x1 होता है, और x2 माइनस x1 में x2 फाइनल पोजीशन -2 है और x1 इनिशियल पोजीशन 4 है, तो -2 -4 -6 आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब सर बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाथ लेंथ को कहते हैं। यहां से यहां तक का पाथ कितना हुआ सर? ये -5 से लेके और 4 तक का पाथ हुआ 9, और फिर -5
5 से -2 तक का सर ये पाथ हुआ 3, तो 9 और 3 12 आ गया, ये टोटल 12 आ गया। तो आप समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करने, लॉजिकली ज्यादा कैलकुलेट करना, फॉर्मूला पे कम रिलाई करना। और एक बात का ध्यान रखना, ये देखो मोटा मोटा लिखा है, ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन डायग्राम। बिना लाइन डायग्राम के आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, स्मार्ट नहीं बनना है, अपने को क्वेश्चन करना सीखना है। लाइन डायग्राम जैसे ये बनाया मैंने, ये जरूर बनाइएगा। पूरे मोशन में आपको आदत डालनी पड़ेगी लाइन डायग्राम बनाने की। ये आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए। देखते हैं नोट में क्या लिखा है। डिस्प्लेसमेंट इन अ राउंड ट्रिप इज 0 बट डिस्टेंस इज नॉट 0। राउंड ट्रिप का मतलब वही होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन जहां पर सेम हो जाए। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस तो इस पाथ लेंथ को कहा गया। अगेन जो अभी तक पढ़ा है इसके हिसाब से आपका होमवर्क है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कीजिए। करना जरूर है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। कैरम प्रॉब्लम, अगेन ये भी आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। हाउएवर सॉल्यूशन तुम्हें वीडियो में दिख जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार बताना जरूर आंसर क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक कैरम खेला सबने, स्क्वायर बोर्ड होता है, एक कैरम का गोटी बोल लीजिए या उसका कॉइन सेंटर पे रखा हुआ और आप चाहते हैं वो यहाँ सी पे चला जाए, लेकिन ए बी वॉल से टकराते हुए, मतलब कुछ इस तरह का पाथ लेके डायरेक्ट नहीं भेजना है सेंटर से और सी पॉकेट में, ए बी वॉल से टकरा के भेजना है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि इसकी साइड लेंथ ए है, स्क्वायर है, चारों साइड सेम होंगी। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए ये लेक्चर हम देख रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। देखो यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड है, चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी। डायमेंशन दोनों के m0 l1 t-1 है, चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। कैन नॉट बी नेगेटिव। कौन? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है डिस्टेंस की तरह से, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। आपको ना स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। आप इन चारों को अलग अलग पढ़िए। केवल स्पीड कोई क्वांटिटी नहीं है। अगर अपन न्यूमेरिकली देखो, आपको ये स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आप इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाह रहे हैं एवरेज। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं एवरेज, तभी आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कर पाएंगे। तो स्पीड के दो पार्ट्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी के दो पार्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। पहले हम पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन सिमिलर है थोड़े बहुत। तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक साथ पढ़ेंगे, ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। स्पीड के दोनों पार्ट्स को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम आगे पढ़ेंगे एक साथ। अभी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। पहली बात तो देखो, जो भी एवरेज वैल्यू होती है ना, वो एक इंस्टेंट, एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। इंस्टेंट के लिए नहीं, इंटरवल के लिए डिफाइन होती है कि भाई अगले 2 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी बताइए। t बराबर 1 से t बराबर 7 तक एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो ध्यान रखना, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एक इंटरवल के लिए डिफाइन। फॉर्मूले, कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर गलत ले आओगे। याद आपको यही रखना है, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। किसी भी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालिए जिस इंटरवल के लिए पूछा है आपसे एवरेज स्पीड, और टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालिए, टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालिए, टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिए। एक यही फॉर्मूला आपको याद रखना है एवरेज स्पीड के लिए। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालिए और टाइम टेकन से या टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी किसी इंटरवल में इक्वल नहीं होंगी। हो भी सकती है अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल बिना मुड़े चल रहा है, जिस केस में हमने देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, उसके लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। लेकिन आप ओवरऑल ये नहीं कहेंगे कि दोनों बराबर। क्वेश्चन, अ पार्टिकल कवर्स हाफ सर्कल विद स्पीड v, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। हाफ सर्कल ए से चला, इस रास्ते से होते हुए v पे पहुंच गया। पहले बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। सर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, आधा सर्कल है ना पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट सीधी दूरी होती है 2r, और टाइम टेकन आ जाएगा सर, पाई आर चला v स्पीड से, तो पाई आर बाई v, टाइम टेकन आ जाएगा पाई आर। क्वेश्चन इज ओवर, डिस्टेंस इज पाई आर, टाइम टेकन इज पाई आर बाई v, एवरेज स्पीड आ गई v। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट इज 2r, टाइम टेकन इज पाई आर बाई v, ओवरऑल आ गया 2 बाय पाई इंटू v। इंपॉर्टेंट बात, ये क्योंकि लेक्चर हमारा रिवीजन लेक्चर है, बहुत सारा न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देंगे, कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए हमें ये लेक्चर देखना है। एक नोट फॉर ए गिवन इंटरवल, आपको याद है डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज्यादा ही होती थी, इसीलिए सेम लॉजिक से एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही उसके बराबर होती थी। फॉर ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप में क्या होता है, राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता था, इसलिए एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन देखे बिना पहले खुद सॉल्व कीजिए, लाइन डायग्राम जरूर बनाना है। अगला क्वेश्चन, अगेन मैं आपको अभी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराऊंगा, बिकॉज स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने में समय लगेगा हमें, इसलिए इस वीडियो को अब यहाँ पॉज कीजिए। ये भी तुम्हारा होमवर्क है और तुम्हारे सामने इसका सॉल्यूशन भी कीजिए।
अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन एक बार देखते हैं किसी भी सर्कुलर आर्क में। देखो भाई हाफ सर्कल वगैरह तो तुम कर ही लोगे, लेकिन अगर कोई सर्कुलर आर्क है, पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा, अब ए से बी तक पहुंचा तो वो सर्कुलर पाथ के थ्रू है, इसीलिए डिस्टेंस तो पाथ लेंथ से आ जाएगा। पाथ लेंथ कितना आता है किसी भी सर्कुलर आर्क का? r इंटू थीटा आता है। अगर इसको आप l बोलते हो तो l आता है r इंटू थीटा। ओनली इंपॉर्टेंट बात इज थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा रेडियन में होना चाहिए, तभी जाकर आप l इक्वल टू आर थीटा लगा सकते हो। तो ये तो आ गया। अब सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो? डिस्प्लेसमेंट आएगा इससे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए और बी के बीच की सीधी दूरी तो है ही है। अब ये सीधी दूरी निकालने के लिए आपको किसी एक ट्रायंगल का मतलब ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। पार्टिकल था ए पे, पहुंच गया बी पे, गया भले इस रास्ते से है, वो किस रास्ते से? सर्कुलर पाथ के रास्ते से, लेकिन आपको जब डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ये पाथ चाहिए। ध्यान से देखना, बीच का एंगल थीटा, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ आपने किया, एंगल बन गए थीटा बाय टू, थीटा बाय टू। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार साइन थीटा बाय टू निकाल कर देखो। साइन थीटा बाय टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा बाय टू के लिए परपेंडिकुलर आएगा ये और हाइपोटेन्यूज आएगा ये, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाय टू इक्वल टू ए एम अपॉन आर। अब साइन थीटा बाय टू तुम लोगों ने लिखा ए एम अपॉन आर, ए एम अपॉन आर, और हमें ए एम ही तो चाहिए ताकि इसका दुगना करके हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें। तो ए एम आ गया आर साइन थीटा बाय टू, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r साइन थीटा बाय टू। पॉज करो वीडियो को, खुद समझो, वापस करो। ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोगों के खुद के करने के लिए है। अगर मैं ऐसा 10 बार भी पढ़ा दूंगा और तुम खुद हाथ पैर नहीं चलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। काम तुम्हें खुद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। खुद ही पढ़ोगे तभी समझ में आएगी फिजिक्स, तभी पेपर में होगी फिजिक्स। अगर तुम दूसरों के हजारों लेक्चर देखते रहोगे होगा कुछ भी नहीं। तो खुद करना सीखिए, हाथ चलाना सीखिए। अब अपन एवरेज स्पीड के लिए एक ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है ये? अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखेंगे, देखो बुक में ना, कि अ पार्टिकल मूव्स विद 30 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट 10 सेकंड्स, 40 मीटर पर सेकंड फॉर सेकंड 10 सेकंड्स एंड 60 मीटर पर सेकंड फॉर थर्ड 10 सेकंड। मतलब टाइम इंटरवल तो इक्वल दे देते हैं वो, लेकिन उन टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटीज से चलते हैं। तो अगर मान लीजिए ये थोड़ा फॉन्ट ना इस वाले पेज पे छोटा है, अगले पेज से फॉन्ट ठीक हो जाएगा। इस वाले को मैंने एनलार्ज नहीं किया, कोशिश करता हूँ, चलो इस पे काम करते हैं। तो देखो मान लो पहले टी टाइम इंटरवल के लिए वो v1 स्पीड से चला, अगले टी टाइम इंटरवल के लिए v2 स्पीड से, अगले टी टाइम इंटरवल के लिए v3 स्पीड। एवरेज स्पीड आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? क्या डिस्टेंस आएगा इस वाले टी इंटरवल में? सर डिस्टेंस आएगा v1 इंटू टी। क्या डिस्टेंस आएगा इस वाले टी इंटरवल में? सर डिस्टेंस आएगा v2 इंटू टी। क्या डिस्टेंस आएगा इस वाले में? सर डिस्टेंस आएगा v3 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस आ गया v1 टी इंटू सॉरी प्लस v2 टी, प्लस ऐसे करते करते 3 4 5 जितने भी हैं सबके टाइम इंटरवल सेम है, तो जितने भी हैं उतने ऐड कर दोगे और टोटल टाइम आएगा n इंटू टी। n इंटू टी से डिवाइड कर दोगे तो टोटल विल बी v1 प्लस v2 प्लस v3, इंपॉर्टेंट है, अपॉन में n। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर आप लोगों को इक्वल टाइम इंटरवल के लिए एक बॉडी दी गई है डिफरेंट स्पीड से चलती हुई, वो इक्वल टाइम होनी चाहिए, चाहे वो 10 सेकंड के हो, चाहे 1 सेकंड के, चाहे 10 मिनट। इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए अगर कोई बॉडी डिफरेंट स्पीड से चल रही है तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली लिख देना, सारी स्पीड्स को जोड़ के अपॉन n। इसको कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। दूसरी ट्रिक इक्वल डिस्टेंसेस के लिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन इक्वल टाइम इंटरवल वाला ऐसे बना था, अ पार्टिकल मूव्स विद 30 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड इंटरवल ईच। अब इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अ पार्टिकल इज मूविंग विद 50 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट 20 मीटर एंड 30 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 मीटर। मतलब इस बार इक्वल डिस्टेंसेस के लिए वो चलेगा डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से। जैसे क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद v1 v2 v3 अप टू vn फॉर n इक्वल डिस्टेंसेस, n इक्वल पाथ लेंथ, देन एवरेज स्पीड विल बी। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, याद रखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ट्रिक तो याद रखोगे। तो इस केस में एवरेज स्पीड आएगा n, जितनी नंबर ऑफ इंटरवल है, अपॉन 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by vn। प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई मुश्किल है नहीं। तो देखो प्रूव ये रहा ऐसा, मान लीजिए टोटल डिस्टेंसेस n है और हर डिस्टेंस s है, हर डिस्टेंस s है। तो बताइए एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? n बार s ऐड करेंगे और टोटल टाइम में पहले वाले इंटरवल में टाइम कितना बनेगा? पहले इंटरवल में टाइम बनेगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड s by v1, दूसरे में सिमिलरली s by v2, तीसरे में s by v3 एंड सो ऑन। सॉल्व करने पे ये बन जाएगा जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ अच्छा, ये वाला लेक्चर ना थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको ये सब चीजें पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, बट अगेन फॉर माय सेटिस्फेक्शन मुझे एक बार इसका रिवीजन लेना था लोगों का। स्पेशल केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेकंड वाली ट्रिक में। फर्स्ट वाली ट्रिक में तो क्या है, स्पेशल केस की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला वैसे ही आसान है। सेकंड वाली ट्रिक में फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए एक स्पेशल केस ले रहा हूँ। ज्यादातर आप देखोगे ना तो इक्वल डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम में केवल 2 डिस्टेंस में तोड़ता है वो, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। जब 2 में ही तोड़ता है तो क्या आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो क्या? एवरेज स्पीड n की जगह 2, नीचे 1 by v1 प्लस 1 by v2। बस सॉल्व करने पे ये बनेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या बनेगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा मैं वापस छोटा कर देता हूँ। ये देखो पूरा दिया हुआ है, मैंने वहां पर अननेसेसरी पूरा कर दिया, यहाँ पर फिर से देख सकते हो तुम, इसको छुप गया था ये पीछे। पहला एस डिस्टेंस v1 स्पीड से चला, अगला एस डिस्टेंस v2 स्पीड से चला, अगला एस
डिस्टेंस v3 स्पीड से चला एंड सो ऑन। सो टोटल डिस्टेंस कितना आया, टोटल डिस्टेंस आया सर n into s, और टोटल टाइम टेकन, हर एक केस में टाइम टेकन ले लिया और ऐड कर दिया। सो केवल अगर दो ऐसे स्पेशल केस हैं तो उसका आंसर बनता है जो मैं यहाँ पर लिख ही रहा था अभी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। प्लीज इसको याद रख लो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको याद रख लो। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये किस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है सर? अगर पार्टिकल फर्स्ट हाफ v1 स्पीड से और सेकंड हाफ v2 स्पीड से चलेगा तो ये एवरेज स्पीड आएगी, याद कर लेना इसको। चलिए क्वेश्चंस करना अभी हमारा एम है नहीं, आगे चलते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है भाई, कर लो एक बार पॉज वीडियो को, और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी स्पीड वेलोसिटी समझ में आया है तो तुम इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह देख लो। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, सॉल्यूशन भी तुम्हें देखना है पूरा डिटेल में सॉल्यूशन, ये रहा उसका दूसरा पार्ट। तो एक बार अच्छी तरह समझ लेना इस क्वेश्चन को करके बताना जरूर मुझे कि तुम लोगों से हुआ, कितना समय लगा। लाइन डायग्राम से शुरू करना, मार्किंग अच्छी तरह करना, मार्केट कहां पर है, होम कहां पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कोई जरूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी तो सेम नहीं होता। पिछला जो अभी मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रॉब्लम, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। 3 पार्ट है उसके, एक पार्ट में स्पीड और वेलोसिटी बराबर आएंगी एवरेज, 2 पार्ट में नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फटाफट बताओ एवरेज स्पीड क्या थी सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन था। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन इंस्टेंटेनियस में तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं आता है तो बोलो मुझे, मैं लेक्चर तुम्हारे को कैलकुलस पे दे दूंगा बहुत अच्छी तरह डिटेल। नहीं आता है तो बता दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt से आएगा, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट। ये स्लोप भी हो सकता है, इस पे आएंगे, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज, स्लोप और डिफरेंशिएशन एक ही चीज को कहते हैं। क्या क्या? रेट ऑफ चेंज, स्लोप और डिफरेंशिएशन, ये तीनों एक ही चीज होती है। रेट ऑफ चेंज, स्लोप और डिफरेंशिएशन। खैर अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी dx by dt है, लेकिन उसका तुम्हें मॉड लेना पड़ेगा। मॉड क्या होता है सर? मॉड का मतलब होता है पहले फाइनल वैल्यू निकाल लो किसी चीज की, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव ही रहने देना, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आई तो पॉजिटिव बना देना, लेकिन पहले फाइनल वैल्यू निकाल लेना। आप ऐसे मॉड मत ले लेना कि सर क्या 2t - 4 का मॉड 2t + 4 होगा, नहीं होगा। मॉड का मतलब ये नहीं होता है जहां नेगेटिव देखो उसको प्लस बना दो, ये नहीं होता है। मॉड का मतलब होता है पहले फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर उसको प्लस में लिख देना अगर वो माइनस है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx by dt, x डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मॉड ऑफ dx by dt, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्टेंस केवल इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले में आएगा, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मत ले ले। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड मॉड ऑफ dx by dt, जहां x डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्टेंस होगा। अच्छी तरह समझिएगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें कही थी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होना जरूरी नहीं है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम नहीं होते। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी या बराबर होगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी भी इंस्टेंट पे सेम होगा, इस बात को ध्यान रखें। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी भी इंस्टेंट पर सेम होगा। अगेन यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स से जल्दी करा रहा हूँ। इन द फ्यूचर लेक्चर्स हम इसको आराम से करेंगे और प्रॉपर नोट्स के साथ करेंगे, इन वाले नोट्स के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको भी बता रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर 5 आ जाएगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 5 आएगी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -5 आएगी तो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 आएगी। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड 10 आ गई तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर -10 या 10 आएगी। एक बार समझिए इसको, क्या भूल गया मैं, तो इसको कीजिए ढंग से, अपन चलते हैं अभी आगे। ये काम तो अपन अभी कर ही चुके हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 2t² + 3t + 2, ये पार्टिकल की पोजीशन दी है। आपसे पूछा है स्पीड और वेलोसिटी बताइए t = 2। एट पूछ लिया मतलब कौन सा है, किसी एक इंस्टेंट पर पूछ लिया है, एट t = 2 किसी इंस्टेंट पर पूछा है मतलब इंस्टेंटेनियस। जबकि सेकंड पार्ट में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछिए एक इंटरवल में। आप देख लीजिए, एवरेज के लिए इंटरवल दिया जाएगा और इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम इंस्टेंट दिया जाएगा। तो देखो इंस्टेंट के लिए तो बहुत आसान, आप लोगों ने t = 2 पे एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, वो हम आसानी से निकाल लेंगे। dx by dt करें मतलब d by dt ऑफ क्या पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पोजीशन का फंक्शन 2t² + 3t + 2। डिफरेंशिएट करोगे 2t² का डिफरेंशिएशन 4t, 3t का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का 0, तो 4t + 3 आ जाएगा ये। अब इसमें t की वैल्यू 2 पुट कीजिए, पहले ही इसमें वैल्यू मत पुट कर देना x के फंक्शन में, x नहीं निकालना है। x के फंक्शन में तुम वैल्यू पुट करते अगर पोजीशन निकालनी होती, अभी पोजीशन तो निकालनी नहीं है हमें, तो हम पहले v का फंक्शन निकालेंगे, मतलब v का एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसमें जो भी टाइम इंस्टेंट आपको दिया है, t = 2 दिया है ना, तो t = 2 पुट कर दिया, t = 2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 11, और जब उसका मॉड लिया तो भी 11। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर है। अब एवरेज की बात करो। सर ये देखो एवरेज
निकालना है। तो अपने पास ये है तो सही, आपने डिफरेंशिएट करके v निकाल तो दिया। अरे डिफरेंशिएट करोगे ना x को तो v आएगा, लेकिन वो v आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने पड़ेंगे, पहले उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा। सो एवरेज स्पीड इज, पहले डिस्टेंस निकालें, टाइम टेकन निकालें, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालें, टाइम टेकन निकालें। तो यार निकालो चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। t बराबर 0 से t बराबर 3 ना, t बराबर 0 पुट करो, यहाँ x कितना आएगा, एट t इक्वल टू 0 x आएगा 2। अब फिर से x में पुट करो t बराबर 3, x में t बराबर 3 पुट करो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू t की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 29 आ गया 29। तो डिस्प्लेसमेंट इज 29 माइनस 2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 27 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 27। और टाइम टेकन कितना है, 0 से 3 सेकंड तक। सर 0 से 3 सेकंड तक 3 सेकंड ही होंगे। तो चलो बहुत अच्छी बात है, अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, अपन ने टाइम टेकन निकाल लिया, तो एवरेज वेलोसिटी तो आ जाएगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, सर डिस्टेंस निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस तो तुम निकाल लोगे, वो तो बात है, लेकिन निकालोगे कैसे? क्या मैंने तुम्हें बताया कोई फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए कि x2 माइनस x1 कर लो, या x1 प्लस x2 कर लो, या मॉड ऑफ x2 माइनस कर लो? मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला कितना आता है, x2 माइनस x1। डिस्टेंस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि डिस्टेंस में यार आपको पता नहीं है ना कि वो कहां से मुड़ कर आया। मान लो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और तुम्हें पाथ नहीं पता, तो क्या तुम कर लोगे डिस्टेंस? नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस के लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या पार्टिकल ने यू टर्न लिया है, क्या पार्टिकल ने यू टर्न लिया है। अगर यू टर्न लिया है तो कहां पर लिया है, वो पोजीशन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो पहले एक बार क्या लिखा है देखो, इसको समझ ले। वेरी इंपॉर्टेंट, टू फाइंड डिस्टेंस वी नीड द पॉइंट ऑफ यू टर्न ऑल्सो। और यू टर्न कहां पर होगा, यू टर्न वहां पर होगा जब पार्टिकल एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा। जहां पार्टिकल एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा वहीं यू टर्न होगा, बिकॉज कभी भी यू टर्न लेने के लिए, घूमने के लिए वेलोसिटी को 0 होना ही पड़ता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल यू टर्न ले रहा है तो आप एक बॉल को ऊपर फेंको, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो वो यू टर्न लेके वापस नीचे आएगा। तो जहां पे भी v इंस्टेंटेनियस 0 होगी ना, वहां पे टाइम निकालो, और टाइम निकालने के बाद आप वहां का पोजीशन भी निकालो, और तब जाकर पूरा डिस्प्लेसमेंट आप, डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट तो उसके बाद, उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस उसके बाद ही कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई यू टर्न निकालने की जरूरत नहीं। खैर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो v इंस्टेंटेनियस का फंक्शन आया है ये वाला, और इसको अगर तुम 0 के बराबर करोगे भी तो t नेगेटिव में आएगा, मतलब देयर इज नो यू टर्न इस पर्टिकुलर केस में। और अगर यू टर्न है ही नहीं, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला है, और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला है तो फिर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, मुड़ा तो है नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान रखना, जैसे आपने x2 माइनस x1 से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया ना 27, वही 27 इस बार डिस्टेंस भी आएगा इस पर्टिकुलर केस में, समझ गए? सिंस द इंस्टेंट ऑफ यू टर्न डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल, एवरेज स्पीड आसानी से निकल जाएगी। कितनी निकलेगी, वही जो 9 यूनिट एवरेज वेलोसिटी थी, 9 यूनिट इज एवरेज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में दिमाग घूमता है आप लोगों का। आपसे नहीं होते हैं क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस पूछ लिया जाए किसी भी फंक्शन वाले क्वेश्चन में, या फिर एवरेज स्पीड पूछ ली जाए, तो समझ जाना पंगा क्वेश्चन में। अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन इज गिवन बाय, ये पोजीशन इज गिवन बाय t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 एंड स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5। ऑल्सो फाइंड स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल। 3 क्वेश्चन करने। आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको t बराबर 2 पे स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है, t बराबर 5 पे स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है, और t बराबर 0 से t बराबर 2 तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है यार, देखो इसको डिफरेंशिएट। हम जानते हैं v इंस्टेंटेनियस होता है, dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। पहले फंक्शन निकालो, वैल्यू बाद में पुट करना। तो इट विल बी t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2t माइनस, v इंस्टेंटेनियस आ गया 2t माइनस, ये लिखा हुआ। कब कब पूछा है, t बराबर 2 पे पूछा है सर, t बराबर 2 पे t को 2 पुट करो इस फॉर्मूले में, और ये आ जाएगा -2। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये आया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मॉड ले लो, आ जाएगा 2। बिल्कुल ठीक आंसर है, एकदम सही है यार। वैसे नेगेटिव में आया है वेलोसिटी, क्या समझते हो सर? अगर देखो वेलोसिटी नेगेटिव में आया ना, इसका मतलब केवल ये है कि इस समय पार्टिकल पीछे की तरफ जा, स्पीड नेगेटिव में नहीं आएगी, स्पीड पॉजिटिव में ही आएगी। सेकंड केस t बराबर 5, भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला तो अपन निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे t को 2 की जगह 5 पुट कर दो इस बार, तो 2 into 5 माइनस 6, दैट विल बी 4। इस बार तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पॉजिटिव आई। अब तीसरा क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन की जान है। तीसरा केस क्या था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें t बराबर 0 से t बराबर 2 तक, t बराबर 0 से t बराबर 2 तक। और फोर्थ केस भी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा से लिया, t बराबर 2 से t बराबर 6, दोनों में डिफरेंस समझना। जब तुम इसका यू टर्न निकालोगे, देखो अगर केवल डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती ना, डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी, तो अपन इतना हेडेक ही नहीं लेते, क्योंकि उसमें तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 से आ जाता। इनिशियल पोजीशन निकालते t बराबर 0 पे, फाइनल पोजीशन निकालते t बराबर 2 पे, सब्ट्रैक्ट कर देते, डिस्प्लेसमेंट आ जाता, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते, एवरेज वेलोसिटी आ जाती। लेकिन
लेकिन क्योंकि आपको एवरेज स्पीड भी पूछ ली है तो आपको इस केस में चक्कर में तो पढ़ना ही पड़ेगा यू टर्न। चलो यू टर्न के चक्कर में पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, उसको जीरो करते हैं। 2t - 6 0, t बराबर 3 पे यू टर्न। कब आ गया? t बराबर 3 पे। t बराबर 3 पे ये पार्टिकल मुड़ जाएगा। जिस भी रास्ते चल रहा था, आगे चल रहा था तो वापस पीछे आने लगेगा, पीछे जा रहा था तो वापस आगे आने लगेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली सेकंड वाले जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, फॉर्चुनेटली थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको t बराबर 0 से t बराबर 2 तक पूछा। तो क्या इस इंटरवल में यू टर्न आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले केस में थर्ड वाले में देयर इज नो यू टर्न। एज देयर इज नो यू टर्न तो बस आप तो t बराबर 0 पे पोजीशन देखिए 9 आएगी और t बराबर 2 पे पोजीशन देखिए 1 आएगी। सर किस में पुट करके देख रहे हो? पोजीशन कहां से ले रहे हो? अरे पोजीशन के फॉर्मूला से ले रहे हैं, इस वाले से t स्क्वायर - 60 + 9 से। यहाँ पे अपन पुट कर रहे हैं, क्या क्या पुट कर रहे हैं? पहले t बराबर 0 पुट कर रहे हैं, x 9 आएगा पुट करके देख लो, फिर t बराबर 2 पुट कर रहे हैं, x 1 आएगा पुट करके देख लो। और जब आपको पता है यू टर्न है ही नहीं इस केस में, डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी x2 - x1 से आना ही था, -8 यू टर्न नहीं है तो डिस्टेंस 8 आ जाएगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन -4, एवरेज स्पीड सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन 4। ये वाला केस भी आसानी से निकल गया। अगले केस में पंगा है, चक्कर है, क्योंकि t बराबर 3 पे यू टर्न है और अगली इंटरवल हमारी क्या है? अगली इंटरवल है सर हमारी t बराबर 2 से t बराबर 6। t बराबर 2 से t बराबर 6। क्या t बराबर 3 इस इंटरवल में आता है? हाँ आता है सर। तो जब इस इंटरवल में आता है ना तो तुम्हारे को ये तो पता चल गया t बराबर 3 पे यू टर्न। अब तुम्हारे को 3 बार पोजीशन पता करनी पड़ेगी। पहली कब? पहली इनिशियल इंस्टेंट पे। x = 1 आएगा पुट करके देख लेना। सर किस में पुट करना है? वही जो फंक्शन दिया हुआ है t स्क्वायर - 60 + 9। तो पहले तुमने t बराबर 2 पे पोजीशन निकाल ली, x = 1, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। फिर तुम t = 6 फाइनल इंस्टेंट पे पोजीशन निकाल लोगे, 9 आएगी। लेकिन तुम्हें यू टर्न पे भी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। यू टर्न पे मतलब t बराबर 3 पुट करोगे, पोजीशन आ जाएगी 0। तो देखो एक बार ढंग से, इनिशियली वो 1 पे था, फाइनली 9 पे पहुंचा, लेकिन 0 पे मुड़ के, तो द एंटायर पाथ विल बी x = 1 से x = 0 और उसके बाद x = 9। लाइन डायग्राम जरूर बनाना है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 8 आ जाएगा, इसमें कोई चक्कर नहीं है। डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस सर पहले अपने को ना x = 9 से x = 0 तक का लेना पड़ेगा 9, फिर x = 0 से x = 2 तक का लेना पड़ेगा, दैट विल बी 1। तो टोटल आएगा 10। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 10/4, जहां एवरेज वेलोसिटी थी 8/4, क्योंकि टाइम टेकन है 4। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ स्पीड वेलोसिटी। इसको बार बार देखिए, लेक्चर को बार बार पॉज कीजिए, क्वेश्चंस खुद सॉल्व कीजिए। अगर ये लेक्चर आप अच्छी तरह कर लेंगे तो हम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे और यकीन मानिए मोशन इन 1D आ गया तो सब कुछ आ गया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद। शेयर कीजिए इस लेक्चर को, कमेंट कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।